उत्तर प्रदेश में आम जनता को इन दोनों सरकारों ने वो किसी से छुपा नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार तो जब भी आती है, आते ही आपको मालूम है कि वो गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, डकैती, फिरौती, लूटमार, बलात्कार, इन सब चीजों की एक घड़ी लग जाती है। और इनका यही कहते हैं कि हमारा परिचय ही यही है। और ये जितने शब्द मैंने भी आपसे इस्तेमाल किए समाजवादी पार्टी के बारे में कि समाजवादी पार्टी को इससे पहचाना जाता है, ये सारे अल्फाज जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के, ये हम नहीं, ये प्रदेश का हर व्यक्ति कहता है, हर आम आदमी कहता है, क्योंकि उन्होंने उनका उस चेहरा को देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी, उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद, 134 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। दंगे, बहन मायावती जी की भी तो सरकार थी, एक भी दंगा नहीं, एक भी फसाद नहीं, तो फिर ये 134 दंगे कहां से हो गए? इसलिए होते हैं कि दंगे होते नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं। और ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की देन होती है। ये मिलजुल करके इसको करने का काम करते हैं। ये दोनों ही पार्टियां जो हैं आपस में मिली होती हैं और ये दंगे मिला कराने के लिए आपस में योजना बना के काम करते हैं, मिल बैठ करके काम करते हैं। ये एक दूसरे को वोट मजबूत करने के लिए योजना बनाते हैं। और ये अभी से नहीं, ये शुरू से होता चला आ रहा है। 2003 में याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार किससे बनवाई थी? भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के 37 एमएलए तोड़ करके और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के और इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी। तभी से ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए, उसके पहले से मिले हुए। आपने देखा कि कैसे पार्लियामेंट के अंदर समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी ने उनको आशीर्वाद देने का काम किया था। मोदी जी को कहा था कि हमारी पार्टी का आशीर्वाद आपके साथ में है कि आप जो है जीत करके आइए और देश के प्रधानमंत्री बनिए। इससे ज्यादा बड़ा और क्या आपको खुलासा चाहिए कि ये आपस में मिले होते हैं। इतना ही नहीं, आपने अभी कुछ दिन पहले भी देखा कि कैसे आरएसएस के मुखिया भागवत जी और कैसे श्री मुलायम सिंह यादव जी, ये दोनों ही मिलकर के और बैठक कर रहे थे दिल्ली में, एक साथ बैठ करके, एक सोफे में बैठ करके, और उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे लड़ा जाए इसकी योजना बना रहे थे। ये तस्वीर भी सबके सामने बाहर आ गई थी। और इसीलिए हम लोग कहते हैं ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये इसी तरह की बातचीत करेंगे कि लोगों के आपस में मनमुटाव, लोगों का बढ़े, भाईचारा खत्म हो और उससे इनका उल्लू सीधा हो सके। बहन मायावती जी ऐसा नहीं करती हैं। बहन मायावती जी भाईचारा बनाने का काम करती हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर उन्होंने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार बनाने का नारा दिया था तो उसको अमली जामा भी पहनाने का काम बहन मायावती जी ने किया था। सारे समाज को एक साथ लेकर के, सबको उचित स्थान देकर के, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दलित समाज के हमारे भाई बहन हो, चाहे पिछड़ा वर्ग के समाज के भाई बहन हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे मजदूर हो और चाहे अपर कास्ट में ब्राह्मण समाज के लोग हों, बहन मायावती जी ने सबको आगे पहुंचाने का काम किया था। और अल्पसंख्यक समाज के जो हमारे साथी हैं उनको उन्होंने ये दिखाने का काम किया था कि आपको डरने दबने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे साथ में खड़े रह करके और भाईचारा बनाते हुए अपना सम्मान पूर्वक जीवन भी व्यतीत करना है और अपना हिस्सा भी लेने की जरूरत है, वो भी हम देने का काम करते हैं। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी की सरकार खत्म होने के बाद लोग उनसे परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आए थे। ये सोच करके आए थे कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छी पार्टी है क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लुभावने वादे करती है, बहुत अच्छे वादे करती है। और लेकिन क्या निकला अंत में? इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई शायद होगा ही नहीं। झूठे वादे करके लोगों से वोट को ले लिया और एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया, सिर्फ धोखा और धोखा और धोखा ही देने का काम किया। और इसीलिए अगर कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झूठी पार्टी कहना चाहिए तो वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ही करते हैं। किससे किससे झूठ नहीं बोला इन्होंने।
इन्होंने किसानों से कहा कि हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे, तुम हमारे साथ में आ जाओ, हमको वोट दे दो। किसान, भोले भाले किसान, उन्होंने इनको वोट दे दिया। सोचा कि ये तो हमारी आमदनी 2 गुना करने की बात कर रहे हैं। और क्या इन्होंने करा? क्या 2 गुना आमदनी बढ़ाने का काम किया? अभी जब चुनाव आ गया, चुनाव आने के 1 महीना पहले 25 रुपए गन्ने के दाम बढ़ाने का काम किया और इसके अलावा बढ़ाने का काम नहीं किया। लेकिन इसके पहले समाजवादी पार्टी ने 35 रुपए गन्ने का दाम बढ़ाने का काम किया था। बहन मायावती जी ने, जब उनकी सरकार थी 2007 से 12, तो उन्होंने 25 रुपए और 35 रुपए नहीं बढ़ाए थे। उन्होंने तो कोई वादा भी नहीं किया था। लेकिन किसान चूंकि उनके दिल में बसते हैं, उनके दिल में बसता है, तो इसलिए उन्होंने उनकी समस्याओं को समझते हुए उसको दूर करने के लिए उन्होंने जरूर 2 गुना करने का काम किया था। 125 रुपए क्विंटल दाम था गन्ने का, उसको बढ़ा करके 250 रुपए क्विंटल करने का काम बहन मायावती जी ने किया था, किसी और ने नहीं किया था। और इस बात को किसान आज भी नहीं भूलते हैं। किसानों की हर तरह की समस्या, चाहे उनकी बिजली की समस्या हो, चाहे अन्य समस्याएं हो, सभी को उन्होंने पूरा करने का काम किया था, दूर करने का काम किया था। इस तरीके से नहीं कि आज किसान जो है रात भर जाग करके खाली जानवरों को हाँकने का काम करता है और अपने खेतों को बचाने की कोशिश करता है। इस भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको वहां पर बैठालने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से इतना ही नहीं किया, उन्होंने उनके ऊपर 4 कानून ला दिए। 4 ऐसे कानून ला दे, काले कानून, जिसका विरोध हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर से लेकर पार्लियामेंट के बाहर तक बहुजन समाज पार्टी ने किया। श्री धर्मवीर जी उसके अगुवा रहे। बहुत जगह उन्होंने जा के आंदोलन में उन्होंने भी भाग लिया था, किसानों के बीच में गए, किसानों को बताने का काम किया। हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर बताने का काम किया, पार्लियामेंट के बाहर करने का काम किया कि ये कैसा कानून लाए हो तुम। किसान उस कानून को समझ गया। ऐसा कानून ला रहे थे जो कि उसमें किसान को अपनी जमीन पट्टे में मजबूरन, कुछ उद्योगपति जो इनको चंदा देते हैं, थोड़ा बड़ा चंदा नहीं देते, हजारों लाखों करोड़ का इनको चंदा देते हैं, उन्होंने कहा कि हमको जमीन चाहिए किसान की, तो इन्होंने कानून बना दिया और उन पट्टे में उन जमीनों को उन उद्योगपतियों को देने का कानून बना दिया। पूरे प्रदेश और देश का किसान इस बात को समझ गया इनकी नीयत क्या है कि ये जमीन हमारे हाथ से एक बार चली गई, उसके बाद दोबारा हमारे पास वापस आने वाली नहीं है और जीवन भर हम कोर्ट कचहरी करते रह जाएंगे, इन उद्योगपतियों से लड़ नहीं पाएंगे और ये जमीन हमारे हाथ से चली जाएगी। किसान जो है पूरे देश में आंदोलन किया, उससे 700 से ज्यादा लोगों की शहादत हो गई, लेकिन इन्होंने कानून वापस नहीं लिया। इन्होंने उसके बाद कोशिश करी कि उनका हम आंदोलन खत्म कर दें, उसके लिए इतना नीचे गिर गए कि 4 किसानों को इन्होंने गाड़ी से कुचल करके मारने का काम किया और 1 दर्जन से ज्यादा के लोगों को अपंग बनाने का काम किया, जो हमेशा के लिए अपंग हो गए इनकी गाड़ियों के नीचे आकर के। ये ऐसी सरकार, और जिन्होंने हत्या की, जिनके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, इन्होंने तो हरी झंडी दिखा दी थी कि कोई उसमें दोष नहीं है मंत्री जी या उनके लड़के का, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय बीच में आ गई। सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें अपनी खुद की देखरेख में इंक्वायरी की, एसआईटी बनाई, तो उसमें खुल करके आ गया कि किसान जो है, किसानों को दबाने की योजना सोची समझी योजना थी और ये हत्या है। और उन्होंने उसके बाद आपने देखा कि उनको मजबूरन बंद करना पड़ा उस लड़के को, लेकिन क्या हुआ, न मंत्री को मंत्री पद से हटाया। मंत्री आज भी बने हुए हैं, डंके की चोट में बने हुए हैं, दिखा करके बने हुए हैं किसानों को और धमकाते हुए बने हुए हैं। उनके वीडियो धमकाने वाले सबने देखे। यहां खत्म हो जाने दो चुनाव को, हम देख लेंगे कि किसान को, ये भी सुना उन्होंने, लोगों ने, किसानों ने, और उसके बाद भी उनको मंत्री बना के रखा हुआ है और उनके लड़के को 4 महीने के अंदर बेल दे करके और बाहर कराने का काम इस सरकार ने किया। बेल मिलने के लिए क्या होता है, सरकारी वकील जो कागज रखता है उसी पर अदालत सामने अपना निर्णय देती है।
और उन्होंने इनको बचाने की योजना बनाने के लिए ऐसे कागज तैयार किए जिससे कि उसको बेल हो जाए और ये किसानों से इन्होंने कहा कि आंदोलन वापस ले लो, हम तुम्हारे ऊपर लाखों मुकदमे जो हमने दर्ज कर दिए हैं वो हम वापस ले लेंगे, हम तुम्हें न्यूनतम पैसा देने का कानून बना देंगे। किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन जिस दिन किसानों ने आंदोलन वापस लिया, अगले ही दिन इनके केंद्रीय मंत्री खुद कहते हैं जाकर के महाराष्ट्र में नागपुर में अपने एक भाषण में कहते हैं कि यह कानून तो हमने चुनाव के दबाव में वापस लिया और चुनाव खत्म होने के बाद इसमें हम पुनः निर्णय लेंगे और इसको लाने का काम करेंगे। तो इस तरह से धोखा देने का काम इन्होंने किसानों को करने का काम किया। लेकिन आज किसान जो है जागरूक हो गया, किसान ये समझ चुका है कि हमें किसके साथ जाना है, हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है या हमें समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसके साथ जाना है, जिसने कि उनको धोखा दिया। जब दंगे फसाद हो रहे थे तो वो सैफई में नाच गाना देख रहे थे और मजे ले रहे थे, उनको देना है, या जिन्होंने 25 रुपए दाम बढ़ाने का काम किया था, 35 रुपए समाजवादी बढ़ाने का काम किया था, उनके साथ जाना है, या बहन मायावती जी के साथ जाना है जिन्होंने हर प्रकार से किसानों को उनकी सुरक्षा के साथ साथ में उनका अनाज का सही दाम भी देने का काम किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अभी ये भी वादा किया, बहन मायावती जी जो कहती है वो करके दिखाती है, इन लोगों की तरह नहीं कि जब चुनाव आता है तो घोषणा पत्र लेकर के आ जाते हैं, संकल्प पत्र लेकर के आ जाते हैं, 5 साल के लिए झूठ बोलने का एक कागज बनाते हैं कि हम 5 साल के लिए आपको ये देंगे वो देंगे, और फिर झूठे वादे करके और वोट लेने का काम करते हैं। बहन मायावती जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनने दो और हम किसानों से वादा करते हैं कि चाहे जितनी कोशिश कर ले, जो ये धमका रहे हैं हम दोबारा काला कानून लाएंगे, काला कानून लाने की कोशिश कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए हमको जो भी करना पड़े हम करेंगे और किसानों को उनका न्याय दिलाने का काम हम करेंगे, ये बहन मायावती जी ने कहा। इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने महिलाओं को भी धोखा दिया, महिलाओं के साथ में भी वादा खिलाफी की, महिलाओं से कहा कि तुम हमको वोट दे दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। सुरक्षा क्या दी इन्होंने? महिलाओं ने जाकर के अपना वोट दे दिया, उनसे इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे रसोई के दाम भी करने का काम करेंगे, हम तुम्हारे खर्चे कम कर देंगे। महिलाओं ने जाकर के वोट दे दिया, लेकिन आज क्या सुरक्षा मिली महिलाओं को? उत्तर प्रदेश का क्या हाल है आज? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनकी खुद की एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जो सरकारी रिपोर्ट होती है उसमें ही लिख करके आया है कि उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार और हर 2 घंटे में महिला के साथ में दुराचार आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये सुरक्षा देने का काम इन्होंने महिलाओं को किया। महिलाओं से कहा इन्होंने कि हम तुम्हारा खर्च कम करा देंगे रसोई का। आपने देखा कि इन्होंने हर चीज के दाम बढ़ा दिए, और क्यों ना बढ़ जाए, कई गुना दाम बढ़ गए। जब आप पेट्रोल और डीजल का दाम 100 के पार कर देंगे तो ये दाम तो बढ़ ही जाएंगे। इन्होंने यही किया। आज रसोई जहां 50 रुपए में अगर चलती थी दिन भर में, तो वो 500 के पार पहुंच गई। सिलेंडर जहां 200 रुपए का मिलता था, उसको 1200-1300 पे पहुंचाने का काम इन्होंने करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने हाथरस जिले में ऐसा कांड किया, ऐसा काम किया जिससे पूरा देश पूरे विश्व में लज्जित होना पड़ा। महिलाओं की बात करते हैं, हमारे एक बेटी, दलित समाज की बेटी, यही इसी हाथरस में उसके साथ में बलात्कार होता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसका मृत्यु शरीर भी घर वालों को देखने को नहीं दिया जाता। देना तो छोड़िए, उनकी मां, घर वाले सब रोते रहे, बिलखते रहे, उनको ताले में बंद कर दिया गया, सिक्जे में बंद कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, इनका मृत्यु शरीर इनको नहीं दिया जाएगा। मीडिया के लोग कोशिश करते रहे, उनको 2-2 किलोमीटर लाठियां मार करके भगाने का काम किया गया। और इतना ही नहीं,
इसके बाद आपने ये भी तस्वीर देखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठ करके लखनऊ में खुद टेलीविजन के सामने बैठे थे, कंप्यूटर के सामने बैठे हुए थे और हाथरस का दृश्य देख रहे थे रात के 2 बजे। और हाथरस का जिलाधिकारी उसको खड़ा कर रखा था पैरों में और कहा था कि तुम हिलोगे नहीं वहां से, हम देख रहे हैं तुमको, तुम क्या कर रहे हो। और निर्देश ये था कि किसी भी प्रकार से उसका मृत शरीर उनके घर वालों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें जो मुलजिम है वो हमारे अपने हैं, उनको हमें बचाना है। ये निर्देश था। जिलाधिकारी खड़े रहे वहां पर और अंत में 2:30 बजे रात में पुलिस के एक कांस्टेबल के माध्यम से मिट्टी का तेल डाल करके और उसका शरीर जलाने का काम, ये घृणित कार्य करने का काम आप सबने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा और सब जगह वो तस्वीरें छपी। कहा गया कि एक ऐसा देश है भारतवर्ष जहां पर कि एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश और उसमें एक जिला है हाथरस, जहां पर कि इस तरह से कार्य हुआ है। एक लड़की के साथ में, उसके मृतक शरीर के साथ में इस तरीके से कार्य। ये हाथरस वही है जहां पर खाली उस लड़की के ही साथ में नहीं हुआ, अभी उसके बाद हाल में ही महीने भर पहले की बात है, 1.5 महीने पहले की बात है, एक ब्राह्मण समाज की महिला रेणु शर्मा, उसके साथ क्या हुआ वो भी आपने देखा। रेणु शर्मा यहां पर जो थी एक काम, वो लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर थी, बहुत ही प्रतिष्ठित थी और वो लोगों का काम करती थी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख या पूर्व पंचायत के अध्यक्ष भी नहीं है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी उनकी राजनीतिक इस कार्यशैली से बहुत दुखी, नाराज हो गए थे, क्योंकि उनको हरा नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए, फर्जी एफआईआर दर्ज करा करके और उनको जेल में भेज दिया। और उनको ही नहीं, उनके पति को भी, उनके पति के भाई को भी, सभी को जेल में डालने का काम किया और रेणु शर्मा को जेल में डाल दिया। उसके बाद वो बीमार हो गई, उनकी बेल हो गई। जब बेल हो गई तो बेल होने के बाद भी रेणु शर्मा को इन्होंने जेल से बाहर नहीं आने दिया। कब आने दिया? 15 दिन बाद, जब उसकी जेल के अंदर मृत्यु हो गई तब उसको जेल से बाहर आने दिया। ये सोच है इनकी। आपने देखा किस तरह से खुशी दुबे महिलाओं की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं। खुशी दुबे 16.5 साल की लड़की, एक ब्राह्मण समाज की लड़की, जिसकी शादी 1.5 दिन पहले हुई थी, उसके हाथों की तो मेहंदी भी नहीं सूखी थी और उसके बाद उसके पति को मारा, उनके और लोगों को मारा और उस लड़की को जेल में उठा करके डाल दिया, उठा ले गए। उसके साथ साथ में घर में जो काम करने वाली महिला थी, जिसकी 6 साल की लड़की थी, 3 साल का लड़का था, उनको भी उठा ले गए और जेल में बंद कर दिया। और खुशी दुबे को आज तक जेल में रखा है। आज 20वां महीना चल रहा है, लेकिन उसको जेल से बाहर नहीं आने दे रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यालय और मुख्यमंत्री स्वयं उस मुकदमे की देख रेख कर रहे हैं। उस पर चाहे फर्जी कागज लगाने पड़े, कुछ भी करना पड़े, उनका निर्देश है कि किसी भी प्रकार से खुशी दुबे को भी बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आना है तो जैसे रेणु शर्मा का अंत में मृत शरीर आया है, उसी तरीके से उसको जेल से बाहर आने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस तरह के अन्याय जो उन्होंने किए हैं और इन सरकारों में हुए हैं, उनका हिसाब लेने का समय आ गया है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी, बहन मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, तो इन सब चीजों का हिसाब किताब होगा और खुशी दुबे जेल से बाहर आने का काम सरकार बनते ही होने होगा, ये भी निश्चित है। इतना ही नहीं, आपने देखा किस तरह से खुश होते हैं ये, किस तरह से खुश होते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण समाज अपनी पीठ थपथपाते हैं, मंच से कहते हैं, खुलेआम इनके नेता बोलते हैं। ब्राह्मण समाज को जब ये गालियां बकते हैं और उनको गरियाने का काम करते हैं, तो पीठ थपथपा के कहते हैं कि अरे हमने तो 100 एनकाउंटर करा दिए ब्राह्मण समाज के, 500 से ज्यादा हत्याएं हो गई उत्तर प्रदेश में। गिनती और नाम बताने का काम करते हैं और फिर खुश होते हैं, कहते हैं इनको हमने सबक सिखाने का काम किया है और अब की बार हमारी सरकार आने दो, इसके बाद देखना और क्या क्या करेंगे। ये भी धमकी खुले मंच से देने का काम करते हैं।
इनके एमपी कहते हैं, राज्यसभा के एमपी हैं, मीडिया के लोगों से कहते, जब उन लोगों ने प्रश्न किया कि अब की बार क्या करोगे, पूरा उत्तर प्रदेश में तो 14 से 16% ब्राह्मण समाज है, वो आपके नाराज होकर आपके खिलाफ हो गया है बीजेपी के साथ में, आप क्या करने जा रहे हो? तो कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, ये ब्राह्मण समाज के लोग ससुरे जाइएगा। ये हरिद्वार दुबे जी के शब्द हैं, मीडिया में उठा के देख लीजिएगा, यूट्यूब में डाल के देख लीजिएगा, उनके नाम से देख लीजिएगा कि ये ससुरे जाएंगे कहां, इनको तो हमारे ही पीछे पीछे आना है, ये शब्द उनके हैं। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि आज खाली ब्राह्मण समाज नहीं, आज खाली अल्पसंख्यक समाज के लोग नहीं, आज पछड़े वर्ग के समाज के लोग नहीं, आज दलित समाज के ही लोग नहीं, आज सर्व समाज के लोग जो हैं उन्होंने मन बना लिया है कि अब की बार आने वाला जो चुनाव है, आपके यहाँ 20 तारीख को तीसरे चरण का है, 23 तारीख को चौथे चरण का है, 27 तारीख को 5वें चरण का है और 3 तारीख को छठा और फिर 7 तारीख को 7वां है। उस दिन जिस तरीके से पहले 2 चरणों में लोगों ने आकर के और हाथी के बटन को दबा करके एक तरफा वोट देने का काम किया है, बहन मायावती जी को 5वीं बार संकल्प लेकर के मुख्यमंत्री बनाने का वोट देने का काम किया है। अब की बार इनको सबक, जब 10 तारीख को बहन मायावती जी कुर्सी पर बैठेंगी मुख्यमंत्री के रूप में, तब मिलने का काम होगा। इन्होंने देखा आपने बेरोजगार लोगों का कितना मजाक उड़ाया, बेरोजगार नवयुवकों से कहा कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, तुम हमको वोट दे दो, हम तुमको 2 करोड़ नौकरियां देंगे। और फिर क्या किया, भद्दा मजाक। जब नहीं दिया, उन्होंने आंदोलन किया, देते कैसे नौकरी, कहां से नौकरी लाते, नौकरियां तो सब बंद कर दी हैं, सरकारी नौकरियां सब खत्म कर दी, जहां जहां जितने सार्वजनिक उपक्रम थे उनको बेचने का काम किया, अपने अपने जो चहेते उद्योगपतियों हैं उनके आधे दामों में बेचने का काम किया, चाहे वो बैंक तक बेच दिए घोटाले करके, चाहे ऑयल कंपनियां हो, चाहे रेलवे हो, चाहे तेल बनाने की कंपनियां हो, चाहे हवाई जहाज बनाने की कंपनियां हो, और चाहे जितनी भी सरकारी कंपनियां हो जो आपकी संपत्ति थी, एक एक करके उनको बेचने का काम किया, जहां पर लोग लाखों लाख संख्या में नौकरी पाते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां नौकरियां मिलती थी, उनको नौकरियों का काम जो था वो ठेकेदारों को दे दिया, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, ब्रिज कॉर्पोरेशन हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, जल संस्थान हो और चाहे ब्रिज कॉर्पोरेशन हो, इन सारे स्थानों पर इन्होंने, जहां पर लाखों की संख्या में लोग नौकरी पाते थे, उनको खत्म करने के लिए इन्होंने ठेकेदारों को दे दिया। और जब नौजवानों ने आंदोलन किया, सचिवालय को घेरने का काम किया, तो उनको क्या मिला, उनको लाठियां मिली, उनके सर फोड़े गए, उनके सर से खून बहे, और उसके बाद उनसे कहते हैं कि नौकरी तो नहीं दे सकते, तुम्हें पहले ही समझ लेना था कि ये 15 लाख, जैसे हमने कहा था, हर गरीब के खाते